नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को एक भव्य समारोह में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रतिष्ठित मंदिर के पास सड़कों पर नकाशीदार लैंप पोस्ट पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें इस परियोजना के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मोदी सरकार की तारीफ की गई है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। ये भवन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 दिसंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। आज प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से बने मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस विशाल परियोजना से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा आरती में शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद वाराणसी 1 महीने तक सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेजबानी करेगा और भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसका देश भर में 51,000 से अधिक स्थानों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 13 दिसंबर को काशी में विश्वनाथ मंदिर परिसर में पूजा करेंगे और इसके बाद परिसर का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान बीजेपी के विभिन्न नेता देश भर के विभिन्न शिव मंदिरों में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने इसके लिए खासी तैयारी की है, जिसके तहत देश भर के लगभग 51,000 जगह पर बड़े स्क्रीन के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के लोकार्पण के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान सोमनाथ के मंदिर में मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन के महाकाल मंदिर में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण श्री साईलम के मल्लिकार्जुन मंदिर में मौजूद होंगी और पूजा अर्चना करेंगे। और उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओमकारेश्वर मंदिर में मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ग्रीनेश्वर मंदिर में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पालमपुर में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के लोकार्पण कार्यक्रम को देश भर में प्रसारित करने का कार्यक्रम बनाया है, जिसके तहत इन मंत्रियों को और बीजेपी के नेताओं को विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं और इसके लिए राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने सोमवार सुबह कई ट्वीट किए और लिखा कि काशी का श्रृंगार पूर्णता की ओर है और आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज लोकार्पित होने जा रहा काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप काशी के सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नयन का आधार बनेगा। काशी के पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए आभार प्रधानमंत्री जी। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री काशी विश्वनाथ धाम के एक नव्य भव्य स्वरूप का लोकार्पण करने जा रहे हैं। अध्यात्म एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। भव्य धाम सेवा क्षेत्र, पर्यटन और रोजगार में भी वृद्धि का कारक बनेगा। नई काशी अब विकास के वैश्विक क्षितिज पर आलोकित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2001 में आज ही के दिन संसद पर हुए हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को सोमवार को श्रद्धांजलि दी है। हमले में शामिल सभी 5 आतंकवादी मारे गए थे और 6 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हो गए थे। हमले में एक माली भी मारा गया था। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव उत्पन्न हो गया था। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो 2001 में संसद हमले के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हो गए थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा तथा सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में राष्ट्र के गौरव की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सुरक्षा बलों के साहस व शौर्य को कोटिश नमन करता हूं। आपका द्वितीय पराक्रम और अमर बलिदान सदैव हमारे राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली की सीमाओं पर साल भर के आंदोलन के बाद किसानों के घर लौटने के बाद रोहतक हाईवे के टिकरी बॉर्डर को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी के गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन स्थलों को खाली कराने का काम चल रहा है। पुलिस के अनुसार रोहतक हाईवे पर एक तरफ लगाए गए बैरिकेड को अक्टूबर में यातायात की आवाजाही के लिए हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने भी वहां पे भी पूरी तरह से बैरिकेड हटा दिए हैं। किसानों के जाने के बाद
रोहतक रोड पर सुरक्षा के लिए लगाई गई कई लेयर में लगे बैरिकेड्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। सड़क के दोनों किनारे वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धरना स्थलों से किसानों की ओर से अपने धरने उठाने का निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन समाप्त होने के उपरांत किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के बारे में बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री यहां प्रशासनिक सुधार विभाग की 15वीं बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों के मृत्यु की सूची किसानों द्वारा दी गई है, उनके पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन की जाएगी। किसानों के विरुद्ध दायर मुकदमों को वापस लेने के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारी मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितने केस तुरंत वापस ले जा सकते हैं। उन्होंने अलग अलग समय पर वापस लेने के बारे में कार्य किया जाएगा। और टोल के संबंध में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के कारण जो टोल अब तक बंद थे वे अब खोल गए हैं और लोगों को टोल की दरों में कोई वृद्धि नहीं देनी पड़ेगी। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी रहे संदीप सिंह अब हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की कमान भी संभालेंगे। संदीप सिंह को हरियाणा ओलंपिक भवन में हुई वेटिंग में अध्यक्ष चुना गया है। संदीप सिंह हरियाणा के खेल मंत्री भी हैं। संदीप सिंह के मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं था, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष और देवेंद्र सिंह को महासचिव पद के लिए चुना गया है। इसके अलावा एसोसिएशन के 9 उपाध्यक्ष, 5 कार्यकारी सदस्य के साथ साथ संयुक्त सचिव, जनरल सेक्रेटरी भी चुने गए हैं। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने के बाद संदीप सिंह ने कहा कि वे खेल मंत्री होने के नाते हमेशा कहते थे कि प्राइवेट एसोसिएशन या स्पोर्ट्स फाउंडेशन को सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए। यही एसोसिएशन और फाउंडेशन टूर्नामेंट भी करवाती है, जिससे खिलाड़ियों का फायदा होता है। इसलिए सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि आखिर में सबका मकसद खिलाड़ियों के लिए काम करना होता है। अभिनेत्री मॉडल हरनाथ संधू ने सोमवार को इतिहास रच दिया है। संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है और अब ताज अपने नाम कर लिया है। 80 देशों के प्रतियोगिताओं को पछाड़ते हुए 21 साल बाद भारत ने खिताब अपने नाम किया है। संधू से पहले केवल 2 भारतीयों साल 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और साल 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इस आयोजन का 70वां संस्करण इजराइल के एलियट में आयोजित किया गया था, जहां 21 वर्ष ने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती। संधू ने साल 2017 में टाइम्स फ्रेश फेस जीता। 17 साल की उम्र में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। बाद में उन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। संधू ने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। समारोह की मेजबानी स्टीव हार्वे ने की और अमेरिकी गायक जोजो की भी प्रस्तुति हुई। दुनिया में ओमिक्रॉन के डर से और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की बढ़ती चौथी लहर के बावजूद भारत में महामारी का प्रकोप कम हो रहा है। रविवार को खत्म हुए हफ्ते में देश में कोरोना के कुल मामलों में 8.7% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले सप्ताह की तुलना से ज्यादा है। भारत में बीते हफ्ते में 56,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल के मई के बाद से लगभग 19 महीनों में सबसे कम है। देश ने पिछले सप्ताह 61,149 नए कोविड मामले दर्ज किए थे। हालांकि इस हफ्ते कोविड के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,350 नए मामले दर्ज किए गए हैं और उनके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,46,97,860 हो गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 91,456 हो गई है, जो 561 दिनों में सबसे कम है। देश में अब तक 3,41,30,768 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मृत्यु दर 1.37% है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद से ही कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की प्रभावशीलता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों की राय है कि लोगों को तीसरी डोज के तहत बूस्टर डोज लगाई जाए। वहीं इस बीच तमिलनाडु के वेलोर में स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन की बूस्टर डोज की प्रभावशीलता को लेकर अध्ययन होने जा रहा है। यह अध्ययन उन लोगों पर होगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। सीएमसी वेलोर ने अपने इस शोध के लिए उन वॉलंटियर्स से आने की अपील की है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। जिन भी लोगों को 3 से 6 महीने तक कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुके हैं, वे इस बूस्टर डोज स्टडी में शामिल हो सकते हैं। इस शोध के लिए वेलोर, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली में वॉलंटियर्स का पंजीकरण किया जाएगा। मौजूदा डेटा के अनुसार करीब 60 देश अपने यहाँ लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज उपलब्ध करा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में नगर निगम चुनाव होने हैं। इस बीच निगम कर्मचारियों ने वेतन, पेंशन और डीए भत्ता लागू करने की मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है, जो कि भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस हड़ताल से आज यानी 13 दिसंबर को कुछ सेवाएं प्रभावित भी हो सकती हैं, क्योंकि आज जो 1 लाख कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें सभी विभागों के लोग शामिल हैं। हड़ताल की वजह से अस्पताल, मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर और विभाग में कागजी काम बंद रहेगा। इस बीच कन्फेडरेशन के कन्वीनर असलम परवेज ने बताया कि निगम की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और आज करीब 1 लाख कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं।
फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।